गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कार्डियक स्क्रीनिंग द निग्लेक्टेड साइंस। तो क्यों ये निग्लेक्टेड साइंस है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दो पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स और नीड क्यों है स्क्रीनिंग की वो डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ रियल लाइफ केसेस जो होप हार्ट हॉस्पिटल से लिए गए हैं, जिसमें पेशेंट्स का ये मानना था कि उनको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बट उसमें से कुछ पेशेंट्स हार्ट अटैक के साथ में आए। बहुत सारे पेशेंट्स को हार्ट में ब्लॉकेजेस थे, क्रिटिकल ब्लॉकेजेस थे, जिनके लिए इमरजेंसी में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास भी कराया गया, जिससे उनकी जान बची है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सभी के सभी केसेस जो है वो रियल लाइफ केसेस इसमें लिए गए थे, सभी होप हार्ट हॉस्पिटल से लिए गए थे। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटा इन सबको सब जानते होंगे। कुछ फेमस एक्टर है, कुछ कॉमेडियन है, कुछ सिंगर्स है। तो इनमें सब में क्या कॉमन है, अगर हम डिस्कस करें तो सब में कॉमन है सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ। तो क्या इनके केस में पैसा ये प्रॉब्लम था? नहीं था। हर कोई बंदा मोटा मोटा ऐसे लेके चलो 10 कार्डियक हॉस्पिटल खुद ओपन करे या चला ले, इतना पैसा इनके पास है, फिर भी कम उम्र में इनका डेथ होता है, वो भी सडन कार्डियक अरेस्ट से। क्यों होता है? ये होता है अनअवेयरनेस से। कार्डियक स्क्रीनिंग के बारे में महत्व पूर्ण जानकारी न होना, कार्डियक स्क्रीनिंग न करना, इनकी फिटनेस लेवल अगर आप डिस्कस करेंगे तो सिंगर्स है, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जैसे गांगुली हो गए, और बहुत सारे स्पोर्ट पर्सन है जिनको कम उम्र में अटैक आया। रिसेंटली कल परसों में श्रेयस तड़पदे को भी हार्ट अटैक आया काफ़ी कम उम्र में। तो ये कम उम्र में हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं, इन्हें कैसे पकड़ा जाए? क्योंकि इनके केस में डाइट हो, फिटनेस हो, इसका तो कोई इशू नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें होती है जो जेनेटिक होती है, और कुछ चीज़ें होती है जो पॉल्यूशन के कारण होती है, इन्फ्लामेशन के कारण होती है, और सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो एक प्रॉपर टाइम पे कार्डियक स्क्रीनिंग से हम इसको जरूर जान सकते हैं, खुद की जान बचा सकते हैं, और इन बीमारियों को पहले ही मालूम कर सकते हैं। तो डे इन डे आउट न्यूज़पेपर में किसी न किसी यंग फेमस एक्टर की, सिंगर की, स्पोर्ट्स पर्सन की हार्ट अटैक की या डेथ की जानकारी हमें मिलती रहती है, और हमें क्वेश्चन मार्क भी होता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इतने कम एज में इतनी हेल्दी फिट इंसान, जिनका डाइट, फिटनेस, जिम सब बराबर होता है। कई बार तो हमें मालूम चलता है कि जिम में डेथ हुई काफ़ी कम एज में, तो क्यों डेथ हुई, ये क्वेश्चन मार्क है। और इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए कुछ बीमारियों के बारे में जो कम उम्र में भी हो सकती है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। 21 ईयर्स का लड़का था जो हमारे पास जैसे ही हॉस्पिटल में एंटर किया अचानक से बेहोश हो गया। ईसीजी लिया गया तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन था। ये टर्मिनल हार्ट रिदम होती है। इसमें हमने उस पेशेंट को 4 डीसी शॉक दिए। डीसी शॉक देने के बाद पेशेंट कॉन्शियस हुआ, सर्वाइव हुआ, बात करने लगा। जब ईसीजी निकाली गई तो उसमें मालूम चला कि इस पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक था, जिसके लिए उसका इमरजेंसी उपचार किया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये पेशेंट 21 ईयर्स ओल्ड मेल है, और जो सडन कार्डियक अरेस्ट में लैंड अप हुआ, जिसको डीसी शॉक से बचाया गया। तो कोई भी एज ये हार्ट अटैक के लिए बार नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इससे डरना नहीं है। डर और स्क्रीनिंग और अवेयरनेस में फ़र्क है। स्क्रीनिंग से हम खुद को अवेयर कराते हैं इन बीमारियों के बारे में, और खुद को इन बीमारियों से बचाते हैं। तो डर के कुछ नहीं होने वाला है। हमें इन बीमारियों के बारे में अवेयरनेस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी अगर मैं मेरे एरिया की खुद बात करूँ तो मोटा मोटा पिछले 6-7 महीने में ही नियरली 2 से 3 यंग मेल 20-24 साल के सडन डेथ हुआ है। किसी का जिम में हुआ, किसी का जिम के बाद में हुआ। तो हेवी एक्सरसाइज जो होती है, जो हेवी एक्सरसाइज जिम में करते या कहीं भी करते, तो मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आपने एक बार कार्डियक चेकअप कार्डियोलॉजिस्ट से कराना चाहिए, जिसमें ये मालूम चले कि आप हेवी एक्सरसाइज कर सकते नहीं कर सकते, आपको कोई रिस्क तो नहीं है, आपको कोई डिफिशियंसी तो नहीं है, आपको कोई थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है जिसके कारण मसल या बोन पेन या फ्रैक्चर्स या सडन कार्डियक अरेस्ट का कुछ रिस्क हो। तो डे इन डे आउट न्यूज़ तो आती ही रहती है, और इसके लिए काफ़ी स्टडी भी किया गया है। इवन वेस्टर्न कुछ जो साइंटिफिक फोरम से उन्होंने स्टडी किया। तो सब जो मोस्ट कॉमन चीज़ है जितना भी हमने डिस्कस किया, इसमें वो था सडन कार्डियक अरेस्ट। तो ये सडन कार्डियक अरेस्ट क्यों हुआ? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी जो इन्फेक्शन से नहीं फैलते, जैसे कोरोना एक कम्युनिकेबल डिसीज था, वो आया, मार के चला गया, लेकिन उससे ज़्यादा डेथ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से लंबे टाइम से हो रही है। जैसे कि मोटापा है, डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक्स है। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है। इससे
डेली डेथ्स हो रहे, लेकिन हम इससे नहीं डर रहे, इससे हम अवेयर नहीं हो रहे, इसके लिए हम टेस्टिंग नहीं कर रहे। लेकिन जब कोरोना आया, मार के चला गया, तो हम काफ़ी अवेयर हो गए थे। तो मुझे लगता है कि कोरोना से बड़ी बीमारियां आज भी हमारे बीच में है और हमें उन्हें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो नॉन कम्युनिकल डिसीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 63% जो टोटल डेथ्स है इंडिया में वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होती है, और उसमें से ऑलमोस्ट 50% ये हार्ट डिसीजेज से होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम से काफ़ी कम एज में होता है। तो अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे वर्ल्ड में, तो ऑलमोस्ट ऑल जो मेजर डिसीजेस है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, तो इंडिया में ये हाईएस्ट नंबर्स है। हम इसके लिए ये जो बीमारी है नॉन कम्युनिकल डिसीज का जो एपिडेमिक है, तो इसमें हम कई बार बोलते हैं कि इंडिया इज़ द कैपिटल फॉर ऑलमोस्ट ऑल दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो इसका अर्थ ये है कि ये रिस्क, डिसीज रिस्क इंडियंस में बाकी सब वर्ल्ड पॉपुलेशन से ज़्यादा है, फर्स्ट। सेकेंड, ये जो बीमारियाँ ये 10, 15, 20 साल पहले आ जाती है इंडियंस में, और अवेयरनेस नहीं होने के कारण जो टारगेट ऑर्गन डैमेज है या कॉम्प्लिकेशन है, ये भी वेस्टर्न पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में हमारे में पाया जाता है। तो अगर हम टॉप 10 कॉजेस ऑफ डेथ डिस्कस करें, तो जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो होता है हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक में मॉर्टेलिटी काफ़ी हाई होती है अगर हमें ट्रीट ना किया जाए टाइम पे। तो हार्ट अटैक्स को पहले ही जानना, उसे रोकना, उसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जब स्टडी की गई लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ की, तो इसमें यह मालूम चला कि जो हार्ट अटैक्स है वो मेनली वर्किंग एज पीपल में आ रहे हैं, और उसमें जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है या जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाती है, हेल्थ एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो इसीलिए हमें यंगर पॉपुलेशन को फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है, उनको हार्ट अटैक्स, हार्ट डिसीज़ के बारे में अवेयर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो एक प्योर स्टडी आया था उसमें ये कहा गया था कि रिस्क फैक्टर्स कम होते हैं लेकिन मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है लो इनकम कंट्रीज़ में। और ये क्यों होता है? सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं होता, बीमारियों को पहले से रोकथाम नहीं की जाती। सेकेंड, अगर बीमारी मालूम भी चल जाए तो उसका मैनेजमेंट काफ़ी पुअर होता है। उसके बाद में उसका जो कुछ प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ये काफ़ी पुअर है। तो इसीलिए रिस्क फैक्टर कई बार यंगर पेशेंट्स में नहीं होने के बाद भी मॉर्टेलिटी काफ़ी हाई होती है। तो जो कॉज ऑफ डेथ होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है सडन कार्डियक अरेस्ट। तो सडन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों अलग चीज़ है। सडन कार्डियक अरेस्ट में आपके हार्ट की जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है वो अचानक से बंद हो जाता है और आपका हार्ट धड़कना बंद कर देता है, इसे कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। लेकिन जो हार्ट अटैक है उसमें आपके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद होता है, वो धड़कते रहता है, उस केस में उसे हार्ट अटैक कहा जाता है। तो हार्ट अटैक की जो टर्मिनल स्टेज है वो कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। तो सडन कार्डियक अरेस्ट यानी जब आपका हार्ट अचानक से धड़कना बंद कर दे उसे कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। और हार्ट अटैक जिसमें आपके हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद हो बट इलेक्ट्रिसिटी चालू हो, हार्ट धड़क रहा हो, पंप कर रहा हो, उसे हार्ट अटैक कहते हैं। और हार्ट अटैक की टर्मिनल स्टेज सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकती है। तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो जितना भी सडन कार्डियक अरेस्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ हॉस्पिटल होता है। और आउट ऑफ हॉस्पिटल सडन कार्डियक अरेस्ट में एक ही तरीके से बचा जाता है, उसको बोलते हैं CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो मेरा मानना है कि इंडिया में हर एक घर में कम से कम 1 या 2 व्यक्ति को CPR का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, CPR उन्हें आना चाहिए। आने वाले सीरीज में हम CPR का भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि जब कोई सडन कार्डियक अरेस्ट आउट ऑफ हॉस्पिटल हो तो उसे बायस्टैंडर CPR करके अगर हॉस्पिटल तक पहुंचाए तो जान बचाई जा सकती है। तो इसीलिए CPR सबको आना जरूरी है, क्योंकि सबके घर में मिडिल एज्ड और एल्डरली पीपल होते हैं, तो उनको सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। और इसीलिए फैमिली मेम्बर्स को CPR आना काफ़ी ज़रूरी है, जिसमें इमरजेंसी छाती पे दबाव देके ब्रेन, हार्ट और इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कंटिन्यू चालू रखा जाता है, सिंपल छाती दबा के। इसमें कोई भी ड्रग देने की ज़रूरत नहीं होती है और इसीलिए इसको बायस्टैंडर CPR कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर 25 सेकेंड्स में हार्ट अटैक्स आने चालू है, हर 40 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट स्ट्रोक आना चालू है। अगर हम बात करें तो अगर 3 डेथ हो रही है तो इसमें से 1 डेथ हार्ट डिसीजेस और स्ट्रोक से है। इसके जो सिंपल कारण है जैसे BP, अगर हम BP भी कंट्रोल करते हैं तो ऑलमोस्ट 50% मॉर्टेलिटी रिड्यूस हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। तो इसीलिए हमें इन बीमारियों को जानना, समझना और कंट्रोल करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम इंडिया की बात करें सडन कार्डियक अरेस्ट के स्टैटिस्टिक्स की, तो एज सच कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई रियल लाइफ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, सबका एक अजम्पशन है। और ये टीवी पे तभी डिस्कस होते हैं जब कोई फेमस एक्टर्स या सिंगर्स की सडन कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो। तो अगर थोड़ा बहुत डाटा निकाला जाए तो सडन कार्डियक अरेस्ट या डेथ इंडिया में अनइवेल्युएटेड इस्चेमिक हार्ट डिसीज से होती है, और इसीलिए इस्चेमिक हार्ट डिसीज को जानना काफ़ी ज़रूरी है।
तो अगर हम रिस्क देखें तो ये रिस्क काफ़ी रियल है, क्योंकि अगर हम 30 साल से अंदर के कुछ पेशेंट्स देखें तो ऑलमोस्ट 1000 पेशेंट्स पर डे हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। 25% जो है प्रीमेच्योर हार्ट अटैक से, और ये 40 से कम की उम्र में हो रही है। जिनको डायबिटीज़ है उनमें ये सब हार्ट अटैक्स आने के चांसेस 5 गुना ज़्यादा है। जो फीमेल पेशेंट्स है, एल्डरली पेशेंट्स है, डायबिटिक पेशेंट्स है, इनमें साइलेंट हार्ट अटैक्स होते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन एक तो लेट होता है, कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, तो इनको सिम्टम्स जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्यों हो रहे? मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण हो रहे। मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? ये कॉम्बिनेशन है मोटापे का, डायबिटीज शुगर का, और कोलेस्ट्रॉल के खराबी का, बीपी का। तो ये जो बीपी है, मोटापा है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इनको हम रियल वर्ल्ड के साइलेंट मंकीज बोल सकते हैं, क्योंकि ये मोटा मोटा आपको डैमेज करने के बाद सिम्टम्स देते हैं। जब स्टार्ट होते हैं तब सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो अगर हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें तो 4 में से 1 इंसान को मेटाबॉलिक सिंड्रोम आइदर है या होने वाला है। तो हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अगर डिटेल कंपोनेंट्स देखें, जैसे मोटापा, ओबेसिटी, तो ओबेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो इसको सिंपल फार्मूला से जाना जाता है, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अगर आपका BMI 25 से ज़्यादा है तो आप ओवरवेट आ जाते हैं। अगर ये 30 से ज़्यादा है तो मोटापे में आता है। अगर 35 से ज़्यादा है तो मोटापे के क्लास 2 में आते हो। अगर 40 से ज़्यादा होता है तो मॉर्बिड ओबेसिटी होती है। उस केस में बैरिएट्रिक सर्जरी से हेल्प हो सकती है। तो हमें हमारा BMI 25 से कम रखना है। अगर हम मोटापे का स्टैटिस्टिक्स देखें तो 5 में से 1 और 7, 5 में से 1 पुरुष, 5 में से 1 स्त्री और 7 में से 1 पुरुष को मोटापा 2030 में डॉक्यूमेंटेड होने ही वाला है, और ये नंबर काफ़ी बढ़ रहा है। अगर हम मोटापे के कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे तो बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल से जितना भी डैमेजेस होता है वो मोटापे से भी डैमेज होता है, और अपने हेड से लेकर टो तक जितने भी पॉसिबल बीमारियां हैं ये इससे हो सकती है। लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है मोटापा का, कि मोटापा को हमने रियल हेल्थ समझ लिया है, ब्यूटी समझ लिया है। जो मोटे हैं वो तंदुरुस्त है, और जो बारीक है वो बीमार है। या कोई अगर मोटा इंसान वेट कम कर रहा हो तो हम उसे बोलते हैं, अरे तुझे कोई बीमारी तो नहीं है, वेट क्यों कम हो रहा है। तो हमारा एक माइंडसेट बन चुका है कि मोटापा ब्यूटी है। थिनर पॉपुलेशन जो होते हैं वो सीक है, बीमार है, और कोई अगर वेट लॉस हो रहा है तो उसे कोई बीमारी है। सेकेंड, अगर हाइपरटेंशन का हम स्टैटिस्टिक्स देखें बीपी का, तो जो मैक्सिमम स्टैटिस्टिक्स है उसमें यह समझा जाता है कि जो अर्ली बीपी है, स्टेज 1, स्टेज 2 की, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होती। इसमें पेशेंट बीपी मिस करता है और वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ में मोर देन 170-80 के साथ में हार्ट अटैक, लकवा या किडनी प्रॉब्लम्स के साथ प्रेजेंट करता है। तो बीपी जिसका कोई लक्षण नहीं है उसको सिर्फ बार बार गिनने से जाना जा सकता है, जिसके लिए आप बार बार गिने। मोटापा जब तक आप BMI नहीं निकालेंगे, वेस्ट सर्कम्फ्रेंस नहीं निकालेंगे, तब तक नहीं जाना जा सकता। तो इसके लिए उसको भी जानना जरूरी है। तो अगर हम बीपी के स्टैटिस्टिक्स देखें तो मोटा मोटा हम ये लेके चल सकते हैं कि 30-40% ऑफ द पॉपुलेशन को बीपी है लेकिन मालूम नहीं है। उसमें से हार्डली 50% ऑफ द पेशेंट्स उपचार ले रहे हैं, और हार्डली 20% पेशेंट्स हैं जिनका बीपी कंट्रोल किया जा रहा है। तो आपको आपका बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीपी के कॉम्प्लिकेशंस देखें तो ये भी मोटा मोटा लकवा, हार्ट अटैक, ब्लॉकेजेस, किडनी का डैमेज, सभी अन्य बीमारियां भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। अभी बीपी का प्रॉब्लम क्या है रियल लाइफ, बहुत सारे पेशेंट्स एग्री ही नहीं करते उनको बीपी है। उनका ये मानना होता है कि मैं दौड़ के आया, मैं चल के आया, मुझे एक्सर्शन था, मेरी रात को नींद नहीं हुई, मुझे स्ट्रेस है। तो इस केस में आप बार बार बीपी गिन के कंफर्म कर सकते हैं। सेकंड, जब आपको गोलियां चालू की जाती है तो आपका होता है कि मुझे गोलियां नहीं लेना है, मुझे कम गोलियां लेना है, मुझे इंटरमिटेंट गोलियां लेना है, मुझे आधी गोली लेनी है, मुझे गोली लेना ही नहीं है, मेरा बीपी कंट्रोल हो गया। ये सोच के आप गोलियां छोड़ देते हैं और आप कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाते हैं। तो जब तक आपके एक्सपर्ट डॉक्टर आपकी गोली बंद ना करे, आप बीपी की गोलियां बंद ना करें। डायबिटीज़ या शुगर, तो शुगर में भी मोटा मोटा जो सिम्टम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगना, प्यास लगना, पेशाब लगना, ये काफ़ी कम पेशेंट्स में होती है। तो इससे सिंपल जो शुगर होता है, खाली पेट और खाना खाने के बाद की शुगर से जाना जाता है। 3 महीने का शुगर का एवरेज भी आप कर सकते हैं। तो जो प्री डायबिटिक फेज है, जिसमें डायबिटीज़ फुल्ली नहीं आता, कई बार सिर्फ सुबह की शुगर बढ़ी होती है, ये सिर्फ जांचों से ही जाना जा सकता है, और इसलिए इसको जानना जरूरी है। तो डायबिटीज़ के हम अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो मोटा मोटा 50% जो डायबिटिक पॉपुलेशन है आज भी वो अनडायग्नोज्ड है, और हार्डली 20% ही जो कंट्रोल्ड है। तो अगर हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे तो डायबिटीज़ जो है ये नए ज़माने का कैंसर है। ये मोटा मोटा सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, और ये जो इसके कॉम्प्लिकेशंस है ये काफ़ी डेंजरस होते हैं, और इसीलिए इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करना जरूरी है। जैसे लकवा हो गया, आँख खराब हो गया, हार्ट अटैक हो गया, किडनी हो गया, पैरों के ब्लॉकेजेस हो गए, न्यूरोपैथी हो गया, ये सभी ऑलमोस्ट सभी कॉम्प्लिकेशंस करता है। डायबिटीज़ के भी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है वो सेम है। एक तो मुझे डायबिटीज़ नहीं है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, मुझे इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है,
मैं ये दवाइयाँ बीच बीच में ले लेता हूँ, कम कर देता हूँ, हाफ डोज लेता हूँ, मुझे फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है, और सभी लोग कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जागरूकता काफ़ी है, काफ़ी सारे लोग जो इसका रिपोर्ट लेके आते हैं, बट उनका कहना ये होता है कि ये एक्सरसाइज से, खाने पीने से नॉर्मल हो जाएगा। जब ये बीमारी मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेनेटिकली ड्रिवन होती है, यानी ये जेनेटिक होता है। जैसे कि हम अगर 300-400 लोगों का कोलेस्ट्रॉल करें, उसमें से एक इंसान को फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया होने के चांसेस होते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल डेंजरसली बढ़ा हुआ होता है, और ये काफ़ी कम उम्र से होता है। ये एज अर्ली एज पॉसिबल 7 साल 10 साल में भी हम जान सकते हैं। बट हम ये सोचते हैं कि एक डाइट और एक्सरसाइज से पूरी तरीके से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ की अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पॉपुलेशन डिस्लिपिडीमिया, या फिर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम है, बट वो अनडायग्नोज्ड है और वो ट्रीटमेंट इसका नहीं ले रही है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखें तो उनका कहना है कि मेरे फैमिलीज में नहीं था, मैंने टेस्ट किया था लास्ट मंथ, वो नॉर्मल था, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज से हो जाएगा, मेडिसिन का पावर ज़्यादा है, वो कम कर दो, बंद कर दो, और वो फिर कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जितनी भी ये साइलेंट बीमारियां हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है? एक ही तरीका है, एक ही रामबाण उपाय है, स्क्रीनिंग यानी बीमारी आने के पहले जांच। तो कुछ रूटीन बेसिक जांच होती है जो आप आपके नज़दीकी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके कर सकते हैं, और आप उनको पूछ सकते हैं कि मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्क्रीनिंग करना है, जिससे आपकी बीमारी मालूम चलेगी और आने वाले सभी कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। धन्यवाद।